आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों हम अपनी क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम अपनी क्लास को रोके हुए थे। ठीक है, हम मेरे भाई पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ का प्रश्नावली 10.2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वृत्त को पढ़ रहे हैं और इसमें हम मेरे भाई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक। मेरे भाई ये 8 से 13 तक जो सवाल है ना, ये टोटल 6 सवाल हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये जितनी भी सवाल है मेरे भाई ये सब एडवांस लेवल की सवाल है, जो कि आपको ये सीजीएल मेंस में मेरे भाई पूछा जाता है। ऐसे सवाल सीजीएल प्री की बात नहीं करो मेरे भाई, सीजीएल मेंस में आपको पूछा जाता है, जो कि हमें मेरे भाई क्लास 10th में पढ़ना है इसको। ठीक है, तो बहुत ही मेरे भाई इन सभी डेरिवेशन को, इन सभी प्रश्नों को मेरे भाई इतना आसान करके मेरे भाई आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। बस मेरा उद्देश्य ये है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को इतना अच्छे से समझ जाएं कि आप इसे किसी और को पढ़ा दोगे मेरे भाई, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, घबराना नहीं है मेरे भाई, कुछ भी आपको अलग से सोचना नहीं है, एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको ये एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले कि यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए, आपको जो 8वां क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपको ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चंस मेरे भाई बहुत ही आसान है, बस आप इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एक एक छोटी छोटी बात यदि आप समझना सीख गए मेरे भाई ना, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप उसे लगाने में देरी नहीं करोगे। ठीक है, मेरी बात हमेशा याद रखना, छोटी छोटी बातों को पहले सीखने की कोशिश करना। जैसे मेरे भाई दिया है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। दिया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है मेरे भाई कि कोई हमारा एक वृत्त है, इस वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है इस वृत्त के बाहर की तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है ABCD। अगर अंतर्गत कहता तो मेरे भाई हम वृत्त के अंतर्गत खींचते, लेकिन वृत्त के परिगत कहा है मतलब वृत्त के बाहर खींचा गया है, एक चतुर्भुज खींचा गया है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं ABCD। यस या नो, यही हमारे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताया गया है कि ये हमारा चतुर्भुज किस तरीके से होने वाला है। या तो ये चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है, या तो मेरे भाई ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, या चक्री चतुर्भुज हो सकता है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताया गया, तो हम अपने से एक चतुर्भुज मान लेते हैं कि ये हमारा एक चतुर्भुज है जो नीली रेखा से आपको दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन में कहा गया है मेरे भाई कि एक वृत्त के बाहर की ओर एक चतुर्भुज खींचा गया है ABCD। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि जो AB + CD है, मतलब ये जो सामने वाली भुजाओं का जो योग है, इन सामने वाली भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए। यही हमें मेरे भाई प्रूफ करना है। बहुत ही आसान सा मेरे भाई दिया है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इसे बिल्कुल छोड़ के मत आना, ये मेरे भाई आप लोग बात याद रखना। ठीक है, चलिए मेरे भाई, हम लोग एक प्रमेय जानते हैं मेरे भाई कि अगर कोई भी वृत्त हो, इस वृत्त का केंद्र हम लोग O मान लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हमारे पास कोई वृत्त हो और इस वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई वृत्त हो, इस वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु हो, तो इसकी स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। मतलब मेरे भाई ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये मेरे भाई स्मॉल a होगा तो ये भी दूरी क्या होगी, स्मॉल a होगी। इस वृत्त के बाहर वाले बिंदु से मेरे भाई अगर ये वाली दूरी स्मॉल b होगी तो मेरे भाई ये वाली भी दूरी क्या होगी, स्मॉल b होगी, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये वाली दूरी मेरे भाई स्मॉल सी होगी तो ये वाली भी दूरी भी क्या होगी मेरे भाई, स्मॉल सी होगी, क्योंकि ये दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। किस लिए बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त के किसी भी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। प्रमेय 10.2 में हमने प्रूफ किया था। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस चीजों को ध्यान से समझना। अगर इस वृत्त के बाहर ये बिंदु D है तो यहां से ये वाली जो दूरी होगी मेरे भाई, ये भी दूरी बराबर होगी, स्मॉल d और ये स्मॉल d। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए चीजों को बस बताया हूं, बाकी किस तरीके से प्रूफ करना है बस आप मेरे लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, आपसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई, हमने क्या लिखा है कि दिया है वृत्त के परिगत। वृत्त के परिगत का मतलब यहां पे मेरे भाई ध्यान देना, मैं आपको पहली लाइन में लिखा हूं कि वृत्त के परिगत। परिगत का मतलब होता है कि इस वृत्त के बाहर की ओर। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD है, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या बना है, एक चतुर्भुज ABCD, इसी को मेरे भाई हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो वृत्त के बिंदु PQRS पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, कहां स्पर्श करते हैं मेरे भाई, PQRS पर स्पर्श करते हैं। ये लाइन आप लोग मेरे भाई ध्यान देना, जो मैं आपको तीनों पॉइंट लिखवाया ना, ये तीनों हेडलाइन है। ठीक है, तो PQRS पर स्पर्श करते हैं। देखो यहाँ पे P पर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है,
ये लाइन मेरे भाई ए बी जो है कहां पर स्पर्श कर रहे हैं, पी पर, और मेरे भाई ये वाली लाइन कहां पर, क्यू पर, ये वाली लाइन कहां पर, आर पर, और ये वाली लाइन कहां पर, एस पर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है मेरे भाई, हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी, जो ये ए बी प्लस सी डी है, इस ए डी प्लस सी बी के क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब सामने सामने भुजाओं का योग सामने सामने भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम यहां पे लिखेंगे मेरे भाई कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं मेरे भाई, हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु पर, ठीक है, हम जानते हैं मेरे भाई कि किसी भी वृत्त के, ठीक है, हम जानते हैं मेरे भाई कि किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से, ठीक है, किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है। ये बात ध्यान रखो, बाहरी बिंदु से, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है मेरे भाई, लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, मुझे ये ब्लू कलर से लिखना चाहिए लेकिन मैं अब इसे ब्लैक से लिख दिया हूं, बस आप ध्यान देना। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो कौन कौन सी रेखा बराबर होगी मेरे भाई, एपी के बराबर क्या होगा, एएस होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एपी के बराबर क्या होगा मेरे भाई, एएस होगा। अब इस बेचारे को समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है ना आसान मेरे भाई। देखो बीपी के बराबर क्या होगा, बीक्यू होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो मेरे भाई, बीपी के बराबर क्या होगा मेरे भाई, बीक्यू होगा। इस बेचारे को समीकरण नंबर आप 2 लिख दो। यहाँ पे कौन कौन से बराबर होंगे मेरे भाई, सी क्यू बराबर होगा मेरे भाई सी आर के। तो ये जो सी क्यू है मेरे भाई किसके बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा। समीकरण नंबर ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और ये जो डी आर है मेरे भाई, ये डीएस के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो मेरे भाई डी आर है ये किसके बराबर होगा, ये डीएस के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई कि सभी समीकरण को जोड़ देते हैं। दाया दाएं के साथ जुड़ेगा, बाया बाएं के साथ जुड़ेगा। ये वाला पक्ष मेरे भाई दाया पक्ष होता है, इधर का पक्ष बाया पक्ष होता है। तो दाया दाएं के संग जोड़ेंगे, बाया बाएं वाले के संग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई हम लोग लिखेंगे कि समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण ऐसे लिख देना मेरे भाई, 1 2 3 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जैसे ही मेरे भाई हम जोड़ेंगे तो दाया दाएं के संग जुड़ेगा और बाया बाएं के संग जुड़ेगा, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है। ये वाला मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करते हैं मेरे भाई कि एपी में बीपी को जोड़ते हैं। देखिए एपी में मेरे भाई बीपी को जोड़ोगे तो ये टोटल लंबाई आएगी। ठीक है, टोटल लंबाई हमारे पास क्या है मेरे भाई, एबी है। तो हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एबी लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई अगर ये 2 है, अगर ये 3 है, तो दोनों की टोटल लंबाई क्या होगी, 3 2 कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी एबी की लंबाई टोटल यदि मुझसे कोई पूछेगा तो एबी की लंबाई क्या हो जाएगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उसीलिए मेरे भाई हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं कि एपी में यदि पीबी को जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे भाई, एबी आएगा। और एबी का मान हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए सी आर प्लस डी आर कितना होगा मेरे भाई, देखो ये सी आर प्लस डी आर टोटल हम लंबाई लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या लिख दिए, सी डी लिख दिए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मेरे भाई हमें क्या लिखना है, एडी लिखना है। इन दोनों को मेरे भाई जोड़ोगे, देखो एएस को और मेरे भाई डीएस, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हमारे पास आएगा, बड़ा वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, एडी आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों लंबाई को जोड़ दोगे मेरे भाई, ये बीक्यू प्लस मेरे भाई सीक्यू को जोड़ दो। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा हमारे पास बीसी आ जाएगा। और मेरे भाई यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यही वाली लाइन हमारी जो यहाँ पे निकली हुई है, इसी को हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा मेरे भाई ये कंसेप्ट था। हमारा पहला नंबर का जो डेरिवेशन है वो हमारा प्रूफ हो चुका है। सिर्फ एक लाइन की वजह से मेरे भाई ये हमारा प्रूफ हो चुका है। हम लोग मेरे भाई अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, देखिए चलिए मेरे भाई अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 9 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखना, ऐसी सवालें मेरे भाई बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है ये मेरे भाई एडवांस लेवल की सवाल है। और सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है मेरे भाई, फिगर बनाने के लिए। हम लोग को सबसे बड़ी समस्या होती है फिगर बनाने के लिए। लेकिन एग्जाम में आप लोग को मेरे भाई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये फिगर बनाया हुआ आएगा। बस आपको मेरे भाई ये कंसेप्ट का आपको ध्यान देके आपको बस क्या करना है, इसके सोल्यूशन को लगाना है। ठीक है,
चलिए देखिए इसको हम किस तरीके से लगाते हैं, कितना हम इसको आसान बनाते हैं और कितना मेरे भाई लाजवाब तरीके से आपको बताते हैं। बस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए देखिए एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्या हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। दिया है कि एक्स वाई तथा एक्स वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर रेखाएं। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है मेरे भाई कि एक एक्स वाई रेखा है और एक्स डैश वाई डैश दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर है। बोलोगे हाँ भैया हमको भी दिखाई दे रही है कि दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। दिया गया है ये दोनों रेखाएं क्या है मेरे भाई, स्पर्श रेखा है, मतलब ये कहीं ना कहीं इस वृत्त को टच कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये रेखाएं वृत्त को टच कर रही हैं और जहां पे टच कर रही है वो P और Q है, ठीक है। और ये P और Q क्या है, वृत्त के व्यास हैं जो केंद्र O से गुजर रही है। बिल्कुल सही भैया, यहां तक हमको समझ में आ गया। आगे दिया है कि C पर स्पर्श रेखा AB XY को A पर XY डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब एक ऐसी रेखा है मेरे भाई AB, एक ऐसी रेखा AB है जो एक बिंदु C पर क्या करती है मेरे भाई, स्पर्श करती है। और ये जो AB रेखा है वो कहां पर काटती है मेरे भाई, एक XY पर मेरे भाई काटती है A पर और X डैश Y डैश पर कहां काटती है, B पर, ठीक है। तो AB एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु C पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर जो हमारे स्पर्श बिंदु है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है तो हमें प्रूफ करके बताइए कि AOB बराबर ये कोण कितने अंश का बनेगा, ये 90 अंश का बनेगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है मेरे भाई। हमें प्रूफ करना है कि ये जो कोण है ये कितने अंश का है मेरे भाई, 90 अंश का, यही हमें प्रूफ करना है। यानी AOB बराबर कितना अंश है, कोण AOB बराबर 90 अंश, यही हमें मेरे भाई क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। हमें क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है। चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना, क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। एक हमारे दो समांतर रेखाएं हैं XY और XY डैश, जिसमें हमारे बिंदु क्या है, P और Q स्पर्श रेखाएं, और यहाँ पे एक और रेखा खींची गई है AB जो स्पर्श रेखा C है, यहाँ पे भी स्पर्श बिंदु C है। हमसे कहा गया है कि जो AOB है इसे प्रूफ करिए कि ये 90 अंश है, यही हमें प्रूफ करना है। सबसे पहला मेरे भाई काम हम लोग ये करेंगे, ठीक है। पहले नंबर का मेरे भाई काम हम लोग ये करेंगे कि O को C से मिला देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे मेरे भाई कि O को C से मिलाने पर, O को C से मिलाने पर। अब आप मेरे भाई थोड़ा सा यदि अपना दिमाग लगाएंगे या थोड़ा सा इस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको 4 पिज्जा आपको दिखाई देंगे। देखो एक ये पिज्जा दिखाई दे रहा है POA, बोलोगे हाँ भैया पिज्जा तो दिखाई दे रहा है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। एक पिज्जा दिखाई दे रहा है AOC, पहला पिज्जा, दूसरा पिज्जा, तीसरा पिज्जा, चौथा पिज्जा, मतलब 4 आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, यस या नो। तो हम सबसे पहले ऊपर के 2 पिज्जा के पहले खा लेते हैं, फिर हम नीचे के 2 पिज्जा को खाएंगे बाद में। तो सबसे पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे POA तथा COA में। तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग लिखने वाले हैं, कर रहे हैं OPA, और हम किसको ले रहे हैं मेरे भाई, इस वाले पिज्जा को ले रहे हैं। देखो यहाँ पे O लिए हैं तो मेरे भाई इस वाले त्रिभुज में भी पहले O लेंगे, ठीक है। तो OCA में, ठीक है। अगर मुझे मेरे भाई इन दोनों में मेरे भाई मुझे अगर सर्वांगसम लगाना है मेरे भाई, कांग्रुएंसी लगाना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। सबसे पहला कॉमन हमें ये दिखाई दे रहा है कि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, मतलब OP जितना बड़ा होगा उतना ही OC बड़ा होगा, ठीक है। तो पहला कॉमन हमें ये दिखाई दे रहा है कि OP जितना होगा मेरे भाई उतना ही OC होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा दोनों, क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है किसी भी बिंदु पर। दूसरा हमें कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे भाई कि किसी भी वृत्त के बाहरी कोई बिंदु होता है तो इससे जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है ये दोनों बराबर होती है, मतलब AP के बराबर क्या होगा मेरे भाई, AC होगा। AP के बराबर क्या होगा मेरे भाई, AC होगा। किस तरीके से मेरे भाई, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। कब बराबर होती है मेरे भाई, जब किसी वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो और वहां से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें 2 चीज क्या हो गया, बराबर हो गया। तीसरा बराबर क्या होगा मेरे भाई, इन दोनों पिज्जा में मेरे भाई सबसे पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है ये दोनों पिज्जा में है, ठीक है। तो ये कॉमन लाइन है, तो हम क्या लिखेंगे, OA बराबर क्या है, OA, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है मेरे भाई, ये कॉमन लाइन है, ठीक है। तो जब भी किसी त्रिभुज के मेरे भाई, किसी 2 त्रिभुज के मेरे भाई जब तीनों साइड बराबर हो जाती हैं, जब भी किसी 2 त्रिभुज की ये तीनों साइड मेरे भाई बराबर हो जाती हैं,
कोई भी तीन साइड मेरे भाई किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर होती है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये सर्वांगसम का नियम है, कॉन्ग्रुएंसी का नियम है मेरे भाई। त्रिभुज में हमने इसको पढ़ लिया था। ये सर्वांगसम का नियम कहता है ये है कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की यदि बराबर हो जाती है तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण P कोण C के बराबर होगा और ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई कि अगर ये कोण अल्फा होगा तो ये भी कोण क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अगर ये कोण 90 अंश का होगा तो ये भी कोण 90 अंश का होगा। अगर ये कोण मेरे भाई बीटा होगा तो ये भी कोण क्या होगा, बीटा होगा। बात समझ रहे हैं? कब? जब ये दोनों मेरे भाई क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे तब। ठीक है, तो सर्वांगसम में मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, सर्वांगसम में यदि तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उनके कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि कोण OPA, ठीक है, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OPA ये क्या है मेरे भाई, सर्वांगसम है। किसके है मेरे भाई, OCA के। ठीक है, OCA के। तो इनके कोण आपस में क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जो POA है, ठीक है, जो कोण POA है वो किसके बराबर होगा मेरे भाई, AOC के। किसके बराबर होगा मेरे भाई, कोण AOC के। इसको मेरे भाई समीकरण नंबर 1 लिख देना, याद रखना ये सबसे ज्यादा काम देने वाला है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो हम दो पिज्जा को हमने निपटा दिया है, अब इन दो पिज्जाओं की खबर लेते हैं। इन दोनों पिज्जाओं में मेरे भाई फिर से हम देखते हैं, हमें फिर से वही देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है मेरे भाई कि ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है, ये वाली रेखा मेरे भाई कॉमन लाइन है, और ये जो त्रिज्या आपको दिखाई दे रही है ये OC और OK ये भी दोनों क्या है, बराबर है। तो जब मेरे भाई ये तीन चीज बराबर हो गए तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि OQB, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, OQB सर्वांगसम होंगे, OQB सर्वांगसम होंगे मेरे भाई OCB के। ठीक है, जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे मेरे भाई तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये कोण C मेरे भाई कोण Q के बराबर होगा, और ये जो कोण B है ये कोण B के बराबर होगा। तो मुझे मेरे भाई इससे मतलब है, सिर्फ QOB से मतलब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई कि जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई QOB, कोण QOB ये बराबर होगा मेरे भाई COB के, कोण COB के दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी ये जो मेरे भाई PQ आपको दिखाई दे रहा है ये एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। अगर ये मेरे भाई कोई सीधी रेखा है तो इधर कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का बनेगा। यस या नो? अगर ये सीधी रेखा है तो इस पर कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का, टोटल 180 अंश का बनता है। तो सीधी रेखा पर मेरे भाई टोटल कोण कितने अंश का बनता है, 180 अंश का बनता है। तो हम सभी कोणों को मेरे भाई क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं कि PQ एक सीधी रेखा है, PQ एक सीधी रेखा है, क्योंकि व्यास है मेरे भाई, और व्यास क्या होती है, सीधी रेखा होती है। PQ एक सीधी रेखा है, इसलिए सभी कोणों का योग कितना अंश होगा, 180 अंश होगा। तो हम सभी कोणों को लिख देते हैं POA प्लस AOC, फिर हम तीसरा वाला कोण COB प्लस BOQ, कोण BOQ बराबर कितना अंश होगा मेरे भाई, 180 अंश होगा। यस या नो? आगे देखिए मेरे भाई, ठीक है, आगे देखिए। तो यहां पे मेरे भाई हमने क्या कहा था कि जो POA है वो किसके बराबर है, AOC के बराबर है। तो इसका मान हम यहां पे रख देते हैं, क्योंकि इसके बराबर क्या है, AOC है, तो हम POA की जगह क्या रख देते हैं मेरे भाई, AOC रख देते हैं। कहां से रखें मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 से रखें। POA का मान हम क्या रख दिए, AOC रख दिए। तो यहाँ पे इसका मान हम क्या रख दिए, AOC रख दिए। प्लस में ये क्या है मेरे भाई, AOC है, प्लस देखो मेरे भाई इस हम COB को ऐसे ही रख देते हैं। देखो BOQ, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, BOQ है ना, अरे BOQ को चाहे QOB को, दोनों बात एक ही है। तो BOQ किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, COB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे COB बराबर 180 अंश। यहाँ पे हम लिख देंगे मेरे भाई कि समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 और
2 का मान रखने पर, ठीक है। और जैसे ही मान रखे मेरे भाई ये 2 हमें दिखाई दिए, इसलिए हम यहां पे लिख देंगे 2 करके लिख देंगे। पहले देख लो यहां तक दिखाई दे रहा है मेरे भाई, एक लाइन आ जाएगी, एक लाइन में मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पे मेरे भाई हम लिख सकते हैं 2 AOC प्लस 2 COB बराबर कितना अंश होगा मेरे भाई, 180 अंश होगा। दोनों में मेरे भाई हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे इतने में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद मेरे भाई यहां पे आप देखिएगा, ठीक है। दोनों में मेरे भाई हम 2 को क्या कर दिए, कॉमन ले लिए। तो 2 को कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, AOC प्लस COB, AOC प्लस COB बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। 2 से जब हम काट देंगे तो ये 90 बार में कट जाएगा, तो कोण AOC प्लस COB बराबर कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश। देखो ये दोनों कोण AOC और COB, AOC और COB ये टोटल मेरे भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों कोण को ऐसे, इसको यदि इरेज कर दूं मैं, तो मेरे भाई AOC ये वाला कोण और COB ये वाला कोण, यानी मेरे भाई टोटल यदि कोण की बात की जाए तो ये हो जाएगा AOB हो जाएगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि AOB बराबर कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था मेरे भाई, प्रूफ करना था यहाँ पे, और इसलिए हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। हमारा ये क्या हो गया मेरे भाई, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझना मेरे भाई, बस आपको एक चीज अपने दिमाग में ये चीज लेके चलना है मेरे भाई कि सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। हमारे पास टोटल 4 पिज्जा दी गई थी, हम 2 पिज्जाओं में क्या किए, सर्वांगसम का उपयोग कर दिए। इन दोनों पिज्जाओं में सर्वांगसम का उपयोग कर दिए, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। और जब सभी कोणों को हमने आपस में जोड़ा तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का यदि मान हम यहाँ पे रखे तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और 2 को मेरे भाई यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेके 180 से काट दोगे तो 2 से 90 बार में कट जाएगा, और 90 मेरे भाई इन दोनों को जोड़ दोगे तो मेरे भाई ये बड़ा वाला कोण हो जाएगा। बड़ा वाला कोण मतलब AOB हो जाएगा, और जब AOB का मान निकालोगे तो मेरे भाई ये कितना अंश आएगा, 90 अंश आएगा। वही हमें प्रूफ करना था, वही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा था मेरे भाई कि मेरे लैंग्वेज को ध्यान देना, अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप इसे फिर से पीछे जाइएगा, पूरा पढ़िएगा, ठीक है। बार बार इसे रिवाइज करिएगा, जरूर आपको ये समझ में आएगा। मेरे लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा कि मैं जो आपसे बोल रहा हूं बस आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। देखिए, चलिए मेरे भाई अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही छोटा सा हमारा है सिद्ध करने वाला, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे और बहुत ही ध्यान से लगाएंगे। दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु के किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक यानी मेरे भाई 180 अंश होता है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि किसी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा है, इससे कहा गया है कि जो ये सामने के जो ये दोनों कोण है ना, ये दोनों संपूरक होते हैं। मतलब इन दोनों का कोण कितना अंश होना चाहिए, इन दोनों का कोण मेरे भाई 180 अंश होना चाहिए। यहाँ पे मैं 90 लिख दिया हूं, ठीक है। पूरक का मतलब होता है 90, संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि दोनों कोण कितना अंश होते हैं, 180 अंश होते हैं। दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो बहुत ही आसान सा मेरे भाई ये है क्वेश्चन, बस ध्यान से समझना। देखो, मैंने आपसे ये कहा था मेरे भाई कि जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा में जो स्पर्श बिंदु होता है, उसकी जो केंद्र से मेरे भाई ये जो रेखाखंड होती है ना, इस पे ये 90 अंश का कोण बनाती है। और जैसे वो 90 अंश का कोण बनाती है, वैसे ये भी 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई की OAP, ठीक है। कोण OAP बराबर कितना अंश होगा मेरे भाई, 90 अंश होगा। क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर केंद्र द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश होता है। स्पर्श बिंदु पर केंद्र द्वारा, ठीक है, खींची गई रेखाखंड केंद्र द्वारा बनाया गया कोण लंबवत होता है। बनाया गया
कोण कैसा होता है मेरे भाई, लंबवत होता है। लंबवत यानी 90 डिग्री का होता है, ठीक है, लंबवत होता है। तो उसी तरीके से मेरे भाई ये वाला भी कोण तो 90 अंश होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई हम लिख सकते हैं कि कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश। हम जानते हैं मेरे भाई कि किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। मतलब ये वाली चारों भुजाओं को यदि हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना अंश आना चाहिए, 360 अंश आना चाहिए। किसी भी त्रिभुज को यदि मेरे भाई जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा, चतुर्भुज के चारों भुजाओं को जोड़ोगे तो 360 अंश आएगा। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि त्रिभुज कोण PAO को, ठीक है, कोण PAO को पहले हम लिख देते हैं, ठीक है, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना अंश होता है, 360 अंश होता है। इस कोण को भी ले लेते हैं मेरे भाई, कोण PAO प्लस इस कोण को ले लेते हैं मेरे भाई, कोण AOB, ठीक है, प्लस ये वाला कोण ले लेते हैं मेरे भाई OBP, कोण OBP, प्लस ये वाला कोण ले लेते हैं मेरे भाई BPA, कोण BPA। जब हम चारों कोण को मेरे भाई एक साथ जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने अंश हो जाएंगे, 360 अंश हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से किनका किनका मान पता है हमें, ये वाला और ये वाला मान पता है। तो PAO को चाहे OAP को मान एक ही है मेरे भाई, ये हमारा कितना अंश हो गया, 90 अंश हो गया। AOB का हमें मान पता नहीं है तो हम लिख देंगे AOB। OBP का मान कितना है मेरे भाई, 90 अंश है, प्लस BPA का मान मतलब BPA भी कर सकते हैं या ABP भी कर सकते हैं। तो कोण APB भी हम लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया, 360 अंश, ठीक है। 90 कितना होता है, 180 ले जाके उधर घटा दो तो कोण AOB प्लस कोण APB, 180 को ले जाके मेरे भाई उधर यदि हम घटा देंगे तो फिर से हमारा कितना आ जाएगा, 180। और यही हमारा मेरे भाई क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, प्रूफ हो गया, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 अंश के पहले ही है, तो बचा मेरे भाई 180 अंश। तो दोनों को जोड़ने पर कितना अंश आएगा, 180 अंश आएगा। वही सिर्फ हमें लिखना था, सिर्फ हमें इसे किताबी भाषा में मेरे भाई कुछ अच्छे तरीके से लिखना था, डिजाइन देके लिखना था, ताकि एग्जामिनर को भी लगे ना मेरे भाई कि मैंने जो पढ़ाई किया है वो कुछ अच्छी तरीके से किया और एक सुंदर तरीके से इसे हमें लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम होता है मेरे भाई वो रिटेन एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें बहुविकल्पी नहीं पूछा जाता है बल्कि हमें लिखना होता है। इसलिए जो जो चीज हमने किया वो चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके कारण मेरे भाई जो हमारा प्रूव्ड वाला चीज है वो हमने कर दिया है। और ऐसे भी आप मेरे भाई अगर आप इस फिगर को देख के अपना दिमाग लगा सकते हो कि जब ये 90 है ये 90 है तो टोटल 360 अंश होते हैं, 180 पहले ही घटा दोगे तो इन दोनों कोण का कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए मेरे भाई 11 नंबर के क्वेश्चंस में हमें मेरे भाई जो ऊपर का क्वेश्चन है मैं आपको वहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। हम नीचे के क्वेश्चंस को मेरे भाई बस ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सवालें हैं तो मेरे भाई बोर्ड पे लगाने के लिए उतना जगह भी चाहिए, इसलिए मेरे भाई मैं आपको बस ऊपर के क्वेश्चंस को हटा दिया हूं और वहां से क्वेश्चन को लगाते जा रहा हूं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि एक वृत्त है, इस वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, प्रूफ करिए कि यह समचतुर्भुज है। तो देखो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन जो समचतुर्भुज होता है मेरे भाई ना वो इस तरीके से होता है, ठीक है। समचतुर्भुज मेरे भाई इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, समझ में आ रहा है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बात समझ में आए मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी वृत्त के जो बाहर होते हैं ये समांतर चतुर्भुज न होकर बल्कि क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। मतलब ये दिया है
हमें ये प्रूफ करना है, ये दिया है और ये हमें प्रूफ करना है। तो मुझे दिया क्या है मेरे भाई, हमें ये दिया गया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सेम टू सेम मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। दिया है कि ए बी सी डी एक, देखो यहाँ पे ऊपर सम चतुर्भुज लिखा हूं, नीचे हम समांतर चतुर्भुज लिख रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है मेरे भाई तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। और उसके बाद मेरे भाई जो एडी है इसके बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और एडी के बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक है, मैं नीचे का इरेज कर देता हूं यहाँ पे, अब चीजों को ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए अब हमारे पास मेरे भाई एक वृत्त है, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। और किसी भी वृत्त के मेरे भाई बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती है। मतलब मेरे कहने का है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होती है, जो कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले हल किया था कि एपी के बराबर क्या होगा, एएस होगा। एपी के बराबर क्या होगा, एएस होगा। क्यों होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये दोनों बराबर हो गए उसी तरीके से मेरे भाई ये भी तो बराबर हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई हम लिखेंगे बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई हम लिखेंगे सीआर बराबर सीक्यू, सीआर बराबर सीक्यू। और उसी तरीके से मेरे भाई लिखेंगे डीएस बराबर डीआर, डीएस बराबर डीआर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, डीएस बराबर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, डीआर लिखेंगे। पहले डीआर लिख देते हैं, डीआर बराबर डीएस, सीआर के बाद डीआर लिखेंगे। ठीक है, डीआर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डीएस हो जाएगा। अब देखो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मेरे भाई हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, और जैसा हमने पहली बार किया था उसी तरीके से हम करने वाले हैं कि सभी समीकरण को जोड़ने पर लिख देंगे कि समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो दायां दाएं के संग जुड़ेगा, बायां बाएं के संग जुड़ेगा, यानी ये वाला पक्ष एक साथ जुड़ेगा, ये वाला पक्ष एक साथ जुड़ेगा। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर ये बराबर होंगे, किसके होंगे, एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम इनका मेरे भाई नामकरण रख देते हैं, एपी और बीपी दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, एपी और बीपी दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा एबी। ठीक है, एपी और पीपी इन दोनों को जोड़ दोगे तो मेरे भाई ये बड़ा वाला हो जाएगा क्या चीज, एबी। प्लस सीआर प्लस डीआर इन दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, सीआर प्लस डीआर तो ये बड़ा वाला हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। ठीक है, बराबर। देखो एएस और बी क्यू, एएस और डीएस को एक साथ ले लो, एएस और डीएस को एक साथ ले लोगे मेरे भाई तो ये बड़ा वाला मिल जाएगा एडी, एडी प्लस। ठीक है, अब यहां पे मेरे भाई क्या है, यहां पे देखो बीक्यू और सीक्यू, तो बीक्यू और सीक्यू मेरे भाई देखो बीक्यू और सीक्यू ये दोनों को ले लोगे मेरे भाई तो बड़ा वाला मिल जाएगा बीसी, बड़ा वाला क्या मिल जाएगा, बीसी। अब देखो यहां से एक मान रखते हैं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था मेरे भाई कि यदि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इन दोनों मानों को याद करो मेरे भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब ये मेरे भाई समांतर चतुर्भुज हो जाएंगी तो जो ये सामने की भुजाएं होंगी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और हमें प्रूफ करना है समांतर चतुर्भुज नहीं है बल्कि क्या है, समचतुर्भुज है। अब देखो ध्यान से, तो हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डीसी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, डीसी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डीसी लिख सकते हैं, या डीसी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं।
तो हमें ये आसान लग रहा है कि डीसी की जगह हम ए बी लिख दें। ठीक है, डीसी की जगह हम क्या लिख दें, ए बी लिख दें, बराबर एडी प्लस, देखो बीसी की जगह हम क्या लिख दें, एडी लिख दें, एडी लिख दें। तो यहां भी 2 AB, यहां भी 2 AD, तो ये हो जाएगा 2 AB और यहां पे हो जाएगा 2 AD। 2 से 2 कट गया, तो AB बराबर क्या हो गया मेरे भाई, AD हो गया। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, इन दोनों चीजों को मैं यहां नीचे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगा। कैसे मैं प्रूफ किया हूं, AB बराबर क्या है, DC, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, और ये हमारा क्या 4 हो गया ना, ये 5 मान लेते हैं। अब देखो यहां पे लिख देते हैं इसको AD बराबर BC, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई, कोई इंजीनियरिंग नहीं है। AB किसके बराबर है, AD के बराबर है। AB किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो जब देखो दाया दाएं के बराबर हो गया, तो ये बाया वाला बाएं के भी बराबर होगा। ध्यान समझो, दाया दाएं के बराबर होता है तो बाया बाएं के बराबर होता है, दाया दाएं के बराबर होता है तो बाया वाला बाएं के बराबर होता है। ठीक है, AB किसके बराबर हो गया मेरे भाई, AB किसके बराबर हो गया मेरे भाई, यदि AD के बराबर हो गया तो जो DC है मेरे भाई वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। मतलब मेरे भाई इसको यदि सटीक तरीके से लिखा जाए तो ये AB हो गया, इस BC को आगे लिख दो तो ये BC हो गया, फिर उसके बाद ये CD को लिख देते हैं CD, और अंत में मेरे भाई AD हो गया। अब इसको एक बार फिगर में देखो, AB ये, BC ये, CD ये, AD ये, जब चारों भुजाएं मेरे भाई बराबर हो जाएंगी तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, ये मेरे भाई समांतर चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा। जब चारों भुजाएं बराबर हो जाती है तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है मेरे भाई, सम चतुर्भुज होता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इति सिद्धम, इससे यह सिद्ध होता है कि जब किसी भी चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो कौन सा चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वह सम चतुर्भुज होता है। सम का मतलब समान भुजाएं, सम चतुर्भुज होता है। यस या नो? तो इतनी बातें मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, हमने कहाँ तक हल कर लिया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 तक हल कर लिया। हमें बस 2 क्वेश्चन और हल करना है, 12 नंबर और 13 नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, एक शानदार क्वेश्चन की ओर। देखिए चलिए मेरे भाई, अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। और मेरे भाई कहिए तो यूं कहिए तो मेरे भाई आपके क्लास 10th का सबसे बड़ा सवाल यदि कोई मुझसे कहेगा तो यह सबसे बड़ी सवाल है। ठीक है, ये सबसे बड़ी सवाल है, लेकिन इसके जो कंसेप्ट है बहुत ही आसान है। अगर आप एक भी लाइन यदि एक भी लाइन मेरे भाई आप इधर उधर अपना ध्यान करेंगे तो बिल्कुल आपको ये समझ में नहीं आएगा और आपको ये क्वेश्चन 2-3 बार देखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मेरे भाई बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही लाजवाब हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। तो एक बार हम क्वेश्चन को मेरे भाई पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं मेरे भाई वही एनसीईआरटी की किताब से आपको पढ़ा रहा हूँ जो एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस है। आप ये मत समझिए कि ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएंगे तो आपको 1-2 नंबर देके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस 6 नंबर और 8 नंबर आपको देके जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस। देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया। इसकी जो लंबाई है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और इसके बाहर मेरे भाई क्या है, त्रिभुज है। इसके अंदर नहीं है बल्कि इसके बाहर है। अंतर्गत कहता है तो अंदर बनाते हैं, परिगत कहता है तो बाहर बनाते हैं। ठीक है, रेखाखंड BD और DC जिन्हें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC पर विभाजित किया गया। देखो रेखाखंड मेरे भाई जो ये आपको दिखाई दे रहा है BD, ठीक है, BD और DC जो स्पर्श बिंदु मेरे भाई यहाँ पे विभाजित किया गया, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि AB और AC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे ये AB मतलब मुझे ये वाला मान ज्ञात करना है, मुझे ये वाला मान ज्ञात करना है AB, और मुझे ये वाला मान ज्ञात करना है AC। ठीक है, चलो देखो ध्यान से,
मेरे भाई यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो जैसे मैं आपसे कहा था कि ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। इतनी दूरी पर मेरे भाई ये वाली दूरी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी दूरी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया जो दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन मुझे ये वाली दूरी प्राप्त होगी तभी तो मैं ये बड़ी वाली दूरी ज्ञात कर सकता हूँ, यस या नो। तो मैं इस वाली दूरी को मेरे भाई क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ। यहां से यहां तक की दूरी को क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ। तो जितनी ये दूरी होगी मेरे भाई उतनी ही ये वाली दूरी होगी। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं मेरे भाई, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले हम फिगर को आपको समझा देते हैं। उसके बाद मेरे भाई ये हमारा केंद्र O है और इससे हम क्या करते हैं, एक बार F को मिला देते हैं। इस केंद्र से इस F को मिला देते हैं, इस केंद्र से मेरे भाई इस E को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अगला देखिए मेरे भाई। अब इसके बाद मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा कौन सा उपाय, हम लोग ऐसा कौन सा दिमाग लगाए, कौन सा उपाय लगाए ताकि हमें ये x का मान पता चल जाए। जब मुझे x का मान पता चल जाएगा तो मैं ये पूरी लंबाई ज्ञात कर लूंगा और ये वाली पूरी लंबाई ज्ञात कर लूंगा। तो इसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है इसके क्षेत्रफल से। किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके क्षेत्रफल से। और वृत्त के क्षेत्रफल को निकालना बहुत ही आसान तरीका होता है, बस आप चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई दो तरीकों से निकाला जाता है। दोनों तरीकों को बहुत ही स्पष्ट रूप से हम समझेंगे। इन दोनों तरीकों को लगाने से पहले मुझे मेरे भाई इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। बस थोड़ा सा बदलाव मेरे भाई वो ये है कि इसके जो कोने हैं, इन कोनों से मेरे भाई इस वाले सेंटर को हमें मिला देनी है। इस कोने से इस वाले सेंटर को मिला देनी है, इस वाले कोने से इस वाले सेंटर को मिला देनी है, ठीक है। ध्यान रहे मेरे भाई, हमने क्या किया है, इस कोने से इस वाले सेंटर को मिला दिया है, इस वाले कोने से इस वाले सेंटर को मिला दिया है, इस वाले कोने से इस वाले सेंटर को हमने मिला दिया है, ठीक है। अब हम यहां पे इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हल, ठीक है। हमने क्या किया है मेरे भाई, AE और AF, AE बराबर हमने क्या कर लिख दिया है, AF। कितना मान है मेरे भाई, x है। किस लिए है, क्योंकि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो समान होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, लंबाई समान होती है, समान होती है। अगला हमने क्या किया था मेरे भाई, कि ये जो CD है वो CE के बराबर होगा। CD किसके बराबर होगा मेरे भाई, CE के कितना मान दिया है, 6 सेंटीमीटर। और ये जो मेरे भाई DB है ये DF के बराबर होगा। जो ये BD है ये DF के क्या होगा, बराबर होगा, कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AB की टोटल लंबाई क्या होगी, जो मुझे ये ज्ञात करनी है, AB की टोटल लंबाई क्या होगी। तो मेरे भाई AB की टोटल लंबाई ये 8 है और ये x है। टोटल लंबाई यदि मुझे चाहिए तो मेरे भाई AB बराबर हो जाएगा 8 + x। उसी तरीके से मेरे भाई AC की यदि मुझे टोटल लंबाई चाहिए तो ये 6 है और ये x है, टोटल जोड़ दोगे तो ये 6 + x हो जाएंगे। तो AC की लंबाई क्या हो जाएगी, 6 + x हो जाएगा। और ये वाली टोटल लंबाई क्या है मेरे भाई, जो BC की लंबाई है वो कितनी है मेरे भाई, 8 + 6। तो ये जो BC की लंबाई है टोटल कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले मेरे भाई इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ABC। ध्यान देना मेरे भाई, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूं ऊपर से कोई कट नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो याद रहे मेरे भाई, हमें ये नहीं पता है कि मेरे भाई ये कैसा क्षेत्रफल है, किस तरीके का क्षेत्रफल है। जब हमें क्षेत्रफल पता नहीं होता है मेरे भाई कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषम बाहु है, कैसा क्षेत्रफल है, कौन सा बाहु का क्षेत्रफल है, हमें नहीं पता है, तो वहां पे हम लोग हेरोन का सूत्र लगाते हैं। हेरोन का सूत्र मेरे भाई वो सूत्र होता है जिससे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, सिर्फ उसके परिमाप से। तो सबसे पहले हम इसके अर्ध परिमाप को निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप मतलब S, सेमी पेरीमीटर, इसे S कहते हैं। और S का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तीनों भुजाओं को जोड़ दो और ऊपर में 2 का भाग दे दो। तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं।
पहली भुजा मतलब ए बी की मान, ए बी का मान मेरे भाई हम यहां से ले लेते हैं 8 प्लस एक्स, प्लस में हम यहाँ पे ले लेते हैं मेरे भाई बीसी का मान, बीसी का मान 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस इसका मान कितना है मेरे भाई 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स बटा के कितना कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, जोड़ दो मेरे भाई 14 26 8 28, 28 हो जाएगा, एक एक्स ये है एक एक्स ये है, टोटल कितना एक्स हो जाएंगे 2 एक्स, बटा के कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई देखो ध्यान से, इसके बाद दोनों में मेरे भाई 2 से भाग दे दो तो ये 14 बार में कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे जो मान आएगा मेरे भाई 14 प्लस एक्स आएगा, ये किसका मान है मेरे भाई एस का मान है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके बाद मेरे भाई यहां से हल कर दिया हूं, कैसे काटा हूं 2 से 14 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या 14 और यहाँ पे x बचा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो जो s का मान है वो कितना आ गया 14 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे भाई होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है मेरे भाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट में। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s क्या होता है मेरे भाई सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कौन सा मान हुआ मेरे भाई s का मतलब ये 14 प्लस एक्स। ठीक है, एक बार 14 प्लस एक्स में से हम a को घटाएंगे, a मतलब क्या हो गया, a का मतलब हो गया ये पहली वाली भुजा, a का मतलब हो गया मेरे भाई जो पहली वाली भुजा हो गई, पहली वाली भुजा क्या है मेरे भाई 8 प्लस एक्स है। ठीक है, s का मतलब हो गया मेरे भाई 14 प्लस एक्स, इसमें हम क्या घटाएंगे मेरे भाई दूसरी भुजा, b का मतलब होता है दूसरी भुजा। ठीक है, b का मतलब क्या हो गया दूसरी भुजा, दूसरी भुजा क्या है मेरे भाई 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया, तो 14 को हम घटा देंगे। s का मतलब क्या हो गया मेरे भाई 14 प्लस एक्स। ठीक है, इसमें हम घटा देंगे, c का मतलब हो गया मेरे भाई तीसरी भुजा, तीसरी भुजा मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कितनी है मेरे भाई 6 प्लस एक्स है। ठीक है, देखो मेरे भाई कैसे इसे हम हल करते हैं, सोल्व करने का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है, बस हम चीजों को ध्यान देना। ये तो पहले कट जाएगा, -14 प्लस 14 कट जाएंगे, यहां पे हमारे पास बचा 14 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम तोड़ देते हैं तो हमारे पास होगा 14 प्लस एक्स, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, ये तो बचेगा सिर्फ हमारे पास एक्स बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 14 प्लस एक्स माइनस ये 6 और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस का एक्स। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब हम इसे सोल्व करते हैं। ये हमारा होगा 14 प्लस एक्स। ठीक है, 14 प्लस एक्स, जगह नहीं बचेगा मेरे भाई, यही तो बहुत बड़ी समस्या होती है। देखिए ये हमारे पास होगा 14 प्लस एक्स और उसके बाद मेरे भाई 14 में से 8 घटा दोगे तो ये 14 में से 8 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 6। देखो x से x हमारा कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है x बचा हुआ है, ये भी x से x कट जाएगा, 14 में से 6 घटाओगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो मेरे भाई, ये हमारे पास क्या है मेरे भाई 8 6 कितना होता है 48, 48 में x का गुणा कर दोगे तो 48x। देखो ये तीनों मल्टीप्लाई है, देखो पहले ब्रैकेट से मुझे, देखो इस पहले ब्रैकेट से मुझे 6 मिला है, दूसरे ब्रैकेट से x मिला है, तीसरे ब्रैकेट से 8 मिला है, तो 8 6 कितना होता है 48, ये x हमारा यहाँ पे आ गया और ये 14 प्लस एक्स को हम ऐसे लिख देते हैं 14 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये जो मान निकला है मेरे भाई ना, ये क्या निकला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला है, इस पूरे का क्षेत्रफल हमें निकल गया। ठीक है, अब हम इसके टुकड़े टुकड़े को हम क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब AOB का, BOC का और CAO का। बात समझो मेरे भाई, ये छोटा छोटा जो आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना, 3 टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हम तीनों टुकड़ों को मेरे भाई क्या करते हैं निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए इसलिए तो मेरे भाई ब्लैक ब्लू से मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ रहा है मेरे भाई, आगे बढ़े। देखिए अब हम निकालते हैं क्या मेरे भाई, तीनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि इन तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तब इन दोनों के मान को यदि हम बराबर कर दिए तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा।
तो हम निकालेंगे मेरे भाई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फिर से निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार छोटका छोटका वाला निकालेंगे। किसका किसका निकालेंगे? पहले ए ओ बी का, ठीक है। एरिया लिख दे रहे हैं, मतलब एरिया ऐसे लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल। तीसरा सी ओ ए का क्षेत्रफल, सी ओ ए का क्षेत्रफल। आप लोग देखते रहना मेरे भाई, मैं किस तरीके से लगाते हुए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, ठीक है, और इतने में ही मुझे आपको समझाना है, तो बस आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगा इतने में ही। देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखो ए ओ बी का क्षेत्रफल मतलब ए ओ बी का क्षेत्रफल। अगर मुझे लंब का मान पता है तो मेरे भाई इस स्थिति में 1/2 गुणे, जब मुझे लंब का मान पता होता है मेरे भाई, जब मुझे हाइट का मान पता होता है, क्योंकि ये जो कोण बनाता है ना, ये कितने अंश का बनाता है? 90 अंश का। ये कितने अंश का? 90 अंश का। ये कितने अंश का? 90 अंश का। तो वहां पे हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो हम निकालते हैं। जब हमें मेरे भाई हाइट का मान पता होता है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसका आधार मेरे भाई क्या है? आधार इसका क्या है? 8 + x है, 8 + x है। और ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? ये ऊंचाई कितनी है? 4 है। ये भी कितना है? 4 है। ऊंचाई का मतलब ये त्रिज्या हो गई, तो ऊंचाई कितनी हो गई? 4 हो गई। प्लस बीओसी के क्षेत्रफल में मेरे भाई देख लेते हैं, बीओसी में तो 1/2 हो जाएगा, गुणे आधार कितना है मेरे भाई? 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। और ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? 4 है, ठीक है। प्लस एक और लिख देते हैं, 1/2 गुणे आधार का मान कितना है मेरे भाई? आधार का मान कितना हो गया? 6 + x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 + x गुणे ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? ऊंचाई हम 4 लिख देते हैं, हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। ऊंचाई हम कितना लिख दिए मेरे भाई? 4 लिख दिए, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे देखिए, एक लाइन और आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा मेरे भाई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसमें और इसमें तीनों में कॉमन हमें 1/2 1/2 1/2 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम तीनों में 1/2 को क्या कर दिए? कॉमन ले लिए, ठीक है। यहां भी 4 दिखाई दे रहा है, यहां भी 4 दिखाई दे रहा है, यहां भी 4 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम 4 को भी क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या बचा है मेरे भाई? 8 + x, तो यहाँ पे 8 + x लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या बचा है मेरे भाई? 14 बचा हुआ है, हम 14 को लिख दिए, प्लस और क्या बचा है मेरे भाई? यहाँ पे क्या बचा है? यह 4 भी कॉमन हो गया, 1/2 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा है 6 बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 6 + x, ठीक। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काट दो मेरे भाई, ये 2 बार में कट जाएगा। आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है मेरे भाई, इस मान को मेरे भाई हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इसी मान को मेरे भाई हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये वाला जो क्षेत्रफल निकल के आया है मेरे भाई, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये वाला जो क्षेत्रफल निकल गया है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, इसलिए दोनों क्षेत्रफल को आपस में क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देना मेरे भाई कि दोनों क्षेत्रफल को बराबर करने पर, दोनों क्षेत्रफल को बराबर करने पर, दोनों क्षेत्रफल को मेरे भाई क्या करने पर? बराबर करने पर, ठीक है। थोड़ा सा मेरे भाई कट गया है, बस यहाँ पे नीचे लिखा हूं मेरे भाई, दोनों क्षेत्रफल को बराबर करने पर, ठीक है। अब हम दोनों को बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे भाई रूट में 48 x 14 + x बराबर, इधर क्या है मेरे भाई? इधर हमारे पास ये 2 है, ठीक है। देखो इन सबको जोड़ दोगे मेरे भाई, तो 14 × 20 20 60 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, प्लस
एक एक्स कितना एक्स हो जाएगा मेरे भाई, 2x हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बोलोगे नहीं भैया। देखो ये होगा मेरे भाई क्या, 48x, ये हमारे पास है 14 प्लस एक्स बराबर, दोनों में 2 कॉमन है मेरे भाई, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 तो ये है, 2 और कॉमन ले लोगे मेरे भाई, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2, मतलब इस 2 गुणे क्या हो जाएगा 2, कॉमन ले लोगे तो 2 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 दूना के 4। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा मेरे भाई 28, कॉमन ले लोगे मेरे भाई, 2 को कॉमन लोगे तो 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे तो 2 से भाग दोगे 28 में, तो कितना होगा 14, 2 का भाग 2x में दोगे तो कितना होगा x होगा। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, रूट है। ठीक है, रूट को उधर लेके जाओगे मेरे भाई तो स्क्वायर बन जाता है। देखो ये रूट है ना, इस रूट को मेरे भाई यदि हम इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो इसको हम लिख सकते हैं 48x 14 प्लस एक्स बराबर, इसका 2 बार गुणा करना होगा। 2 बार गुणा का मतलब हो गया मेरे भाई कि 4 गुणे 4 हम लिखेंगे, प्लस इसको 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार का मतलब 14 प्लस एक्स गुणे 14 प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलोगे नहीं भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, या तो मैं नीचे कर दूं मेरे भाई ऐसे बोर्ड को थोड़ा सा। अब ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, थोड़ा सा बस मैनेज आप लोग को करना है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लोगे तो मैं इस सवाल को आपको बता दूंगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे भाई क्योंकि ये बोर्ड छोटा है, बोर्ड ठीक है लेकिन ये सवाल बड़ी है। ठीक है, देखो यहाँ पे सब यहाँ मल्टीप्लाई में है, सब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, मल्टीप्लाई में है, इसलिए मेरे भाई हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मान से एक मान क्या हो गया, कट गया। ठीक है, देखो 4 चौके कितना होता है 16, 16 से काट दो तो 16 तिया क्या हो जाएगा 48, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, 3 का गुणा x में करोगे, देखो यहाँ पे 3 का गुणा x में करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर, इधर क्या बचा है मेरे भाई 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स बचा हुआ है, इस x को लाके इधर घटा दोगे तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 14 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो मेरे भाई x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 आ जाएगा। अब इस x के मान को मेरे भाई यहाँ पे यदि आप रख दोगे, x का मान कितना होगा 7 होगा, यहाँ भी x का मान 7 हो जाएगा, तो टोटल मान मेरे भाई ये 6 है और ये 7 है, 6 7 कितना हो जाएगा, ये टोटल मान 13 हो जाएगा, और ये 8 है और ये 7 है, 8 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 हो जाएगा। तो दोनों का दोनों आंसर मेरे भाई हमारे सामने निकल जाएगा। ठीक है, तो इस नीचे वाले को मेरे भाई आप लोग लिख लीजिए एक बार, ताकि मैं अपने कैमरे को ऊपर कर दूं मेरे भाई, जो ऊपर कर दूंगा तो नीचे का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक बार नीचे की चीजों को लिख लेना मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूं। ठीक है, मैं बस ये सोच रहा हूं कि आपको सारा क्वेश्चन आपको दिख जाए। ठीक है, नीचे का थोड़ा सा कट गया मेरे भाई, थोड़ा सा ऐसे बस। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो। यहाँ पे आप नीचे एक और लाइन आपको लिखना होगा कि टोटल AC का मान मेरे भाई, AC का मान क्या होगा, CE में से AE जोड़ोगे, CE में X जोड़ोगे, यहां से आप लिख सकते हो ना ऐसे। देखो AC का मान कैसे निकाल सकते हो, 6 प्लस X का मान कितना है 7 है, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पे AB का मान क्या होगा 8 प्लस 7, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, दोनों जगह हमारा मान क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान 15, इसका मान 13 आ गया। इस फॉर्मूले से इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, समझ में आया। चलिए मेरे भाई अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी सवाल है, इस चैप्टर का सबसे आखिरी सवाल। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र के संपूरक आंतरिक करती है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है मेरे भाई कि एक हमारे पास वृत्त है, इसके बाहर एक हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज बनाया गया है, इसके अंदर जो ये विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है ये हमेशा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, और वृत्त के मेरे भाई 1000 से भी ज्यादा कंसेप्ट है, लेकिन सौभाग्य मनाइए मेरे भाई कि बहुत ही कम कंसेप्ट हमारे सामने दिया गया है और उतना से ही मेरे भाई हम लोग का काम चल जाएगा।
ठीक है, अपने आप को मेरे भाई सौभाग्य मनाइए कि वृत्त के 1000 कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन हम लोग में सिर्फ 10 और 12 दिया गया है। ठीक है, तो सोचिए तो कितना कम हमारे पास कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे टाइप होते हैं वृत्त में और हमें तो सिर्फ उसका 0.1% हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट हमें ये मान के चलना है मेरे भाई कि हमारे पास जितनी सवालें हैं उसी सवालों को रिवाइज करें, क्योंकि पेपर हमें मेरे भाई आज से 5 महीने 6 महीने बाद ही देना होता है। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर एक दिन में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसको 10 दिन में मेरे भाई रिवाइज करेंगे, पेपर तक मेरे भाई इसको एक एक बार देखते जाएंगे, जरूर हमें ये उतना दिन तक याद हो जाएगा। क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है मेरे भाई, ये समझने वाली चीज है। ठीक है, चलिए देखिए, हमें प्रूफ करना है मेरे भाई कि जो AOB है इसका हम नाम रख देते हैं, इस केंद्र का नाम O रख देते हैं, और DOC ये टोटल कितना अंश का कोण बनाते हैं, 180 अंश का कोण बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक इमेजिन लाइन खींच देते हैं, ठीक है, और यहां से भी एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। और ध्यान देना मेरे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों में ये दो पिज्जा आपको जो दिखाई दे रहे हैं POB और BOQ में, इन दोनों पिज्जा में सबसे पहले हम लोग प्रवेश करते हैं और इन दोनों की क्लास हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे OPB, क्या लिखेंगे मेरे भाई, त्रिभुज OPB तथा त्रिभुज OQB में इसकी सर्वांग समता लगाते हैं। तो दोनों में कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये दोनों त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। तो OP और OQ क्या है, बराबर है। OP और OQ क्या है मेरे भाई, बराबर है। ठीक है, OQ क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, देखो ये वाली रेखा बराबर होगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो PB और BP और BQ क्या होंगे, बराबर होंगे। BP और BQ क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तीसरा कॉमन हमें दिखाई दे रहा है OB, जो कि दोनों पिज्जा में क्या है, समान है। तो OB मेरे भाई यहां भी है, OB दूसरे वाले में भी है, तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई इसका जितना, क्योंकि तीनों भुजाएं साइड से मतलब मेरे भाई ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, जब तीनों भुजाएं किसी दो त्रिभुज की बराबर होती है तो सर्वांगसम की कैटेगरी में आ जाती है। तो त्रिभुज OPB ये सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, और त्रिभुज OQB किस कैटेगरी से, साइड मतलब भुजा के तहत ये क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। सर्वांगसम जैसे ही हो जाएंगी वैसे ही कोण O के बराबर कोण O होगा, कोण P के बराबर कोण Q होगा, कोण B के बराबर कोण B होगा। मतलब मेरे भाई कहने का मतलब है कि इस कोण के बराबर ये कोण होगा, ये P वाले कोण के बराबर Q वाला होगा, ये B वाले के बराबर B वाला होगा। तो मुझे मतलब है मेरे भाई इससे, तो इसको हम एक नाम रख देते हैं कोण 1, इसको हम रख देते हैं कोण 2, इसको कोण 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। तो जो ये कोण 1 है ना, ये कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। किस तरीके से बराबर होगा, क्योंकि ये साइड बाय साइड से जो कोण O होगा वो कोण O के बराबर होगा। यहाँ पे दिया है ना, O वाला O के बराबर होगा, P वाला Q के बराबर होगा, B वाला B के बराबर होगा, ये सर्वांगसम के अनुसार। तो कोण 1 कोण 2 के क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। उसी तरीके से कोण 3 कोण 4 के क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा। उसी तरीके से कोण 7 कोण 8 के क्या होगा, बराबर होगा। और हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु पर टोटल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। तो कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 कितना, 360 अंश। मुझे सिर्फ ये ध्यान देना है कि 1 8 5 4 इनको लेना है, 1 8 5 4। तो एक वाला तो लेंगे ही, 2 को मेरे भाई हम 1 बना देंगे, ठीक है, क्योंकि कोण 2 के बराबर क्या होगा, कोण 1 होगा। देखो 3 हम नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे 3 नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, 4 लेना है, क्योंकि इन्हीं दोनों से मतलब है। तो हम 3 को क्या बना देंगे, 4 बना देंगे।
तो कोड 3 की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और ये कोड 4 पहले से ही है। ये हमारा कोड क्या हो गया मेरे भाई, कोड 5 है। देखो 6 को, जो ये 6 दिख रहा है इसे भी हमें 5 बनाना है, तो 6 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 बना सकते हैं। कोड 5 हो गया। और ये क्या है मेरे भाई, 7 है, तो कोड 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोड 8 लिख सकते हैं, और ये कोड 8 बराबर 360 अंश। दोनों मेरे भाई डबल डबल आपको दिखाई दे रहे हैं, बोलोगे हाँ भैया। तो ये हमारा हो जाएगा 2 कोड ए, ये हमारा हो जाएगा 2 कोड 4, ये हमारा हो जाएगा 2 कोड 5, और ये हमारा हो जाएगा 2 कोड 8 बराबर कितना होगा, 360 अंश। देखो सब में 2 कॉमन है, तो 2 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बचा कोड ए प्लस कोड 4 प्लस कोड 5 प्लस कोड 8 बराबर कितना हो गया, 360 अंश। 2 से मेरे भाई काट दोगे तो 1 कट जाएगा, 180 अंश के बराबर। देखो कोड 1 और कोड 4 कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कोड 1 और कोड 8, कोड 1 और कोड 8 इन दोनों को मेरे भाई हम क्या लिख सकते हैं, कोड 1 और कोड 8 को हम लिख सकते हैं ए ओ बी। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, कोड ए ओ बी लिख सकते हैं। कोड 4 और कोड 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, सी ओ डी। कोड सी ओ डी बराबर कितना हो गया, 180 अंश। और यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, डी ओ सी है यहाँ पे, सी ओ डी दोनों बात एक ही है, चाहे डी ओ सी लिखो मेरे भाई, चाहे सी ओ डी लिखो, हम यहाँ पे डी ओ सी लिख देते हैं। ठीक है, कोई नाराज होने की बात नहीं, हम यहाँ पे डी ओ सी लिख देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से खत्म हुआ है। तो ऐसे ही मेरे भाई क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ, चीजों को ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा था मेरे भाई कि ये सब एडवांस लेवल की सवालें हैं, बहुत सारे चीज मेरे भाई चैनल पे पढ़ाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, अच्छा नंबर लेके आना। जय हिंद, जय भारत।